चलिए, हमने जो भी अभी तक पढ़ा मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है। जब हम किसी बर्तन में पानी को घुमा रहे हैं, तो पानी में घुमाते समय मान लीजिए कोई सिलेंडर का बर्तन है, तो हमारे लिए क्या क्या फॉर्मूले काम आने वाले। पहला, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, और अगर x बराबर r हो तो y बराबर मैक्सिमम हो जाता है, जो कि कितना हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g हो जाता है। ठीक, और ये पहला पैराबोलॉइड शेप है, और इसके हर बिंदु का दाब समान है, हर बिंदु का दाब समान है ऐसे। और इसमें जब भी कोई ऐसे इसके समानांतर कोई भी पढ़ाएंगे तो उसका भी दाब इस पर समान होगा। ये बात हम पहले जान चुके हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात हम यह है कि दाब, किसी x पॉइंट पर दाब निकालना, तो पी नॉट प्लस रो जी वाई कह सकते हैं, या पी नॉट प्लस वाई की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो कितना बन जाएगा, वाई की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो ओमेगा स्क्वायर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे ना, ये वाली, तो जब यहाँ पे रख देंगे तो आएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। किसी भी x पे दाब निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, तीसरा, आपको बताया कि ये वाला वॉल्यूम निकालना है, ये वाला, इस वॉल्यूम को अगर निकालना है v, तो ये v किसके बराबर होता है, पाई वाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई मैक्स बाई 2, ये होता है पाई स्क्वायर इंटू वाई मैक्स बाई 2। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लो आपको एक और मैं केस बता दूं, दाब लिखने में आई गया समझ में। एक और दाब के लिए मैंने आपको बताया था कि डी पी बाई डी एक्स जो होगा वो होता है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी ये प्रूफ किया जा सकता है। क्लियर। अब 4 नंबर पे मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिएगा इसी सेम कोश में हमारा पानी का जो है बिल्कुल यहां तक पहुंच गया, ये ऊंचाई h है और ये स्मॉल h है और ये y मैक्स है, तो इन तीनों में क्या संबंध बताया था अभी, ये बताया था h बराबर h माइनस वाई मैक्स बाई 2, या ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई h माइनस स्मॉल h बराबर वाई मैक्स बाई 2 भी कह सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, है ना, बाई 2 तो एक ऑलरेडी है, तो ये भी रिलेशन लगा सकते हैं। लेकिन जस्ट पानी बाहर निकलने वाला है, जस्ट बाहर पानी निकलने वाला है, लेकिन निकला नहीं है। ठीक है, तो इस केस में इसमें टोटल बर्तन की ऊंचाई और एच में इसमें संबंध ये होता है। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो इसके सवाल हो जाएंगे। और साथ ही साथ दाब लिखने का तरीका हम सीख चुके हैं पहले भी, तो दाब लिखने का तरीका उसी तरीके से हम लिखेंगे। कैसे कैसे दाब लिखा जाएगा, कुछ जगह ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, और दाब लिखने का कंसेप्ट हम पुराने लगाएंगे। तो अब सवालों पर आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसको ओमेगा से घुमाना है, ओमेगा की न्यूनतम वैल्यू बतानी है जिससे कि पानी जस्ट बाहर बिना गिरे और हमें इसकी तल दिखने लगे, इसकी तली दिखने लगे। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, तो पानी कुछ ऐसा ना होकर के कैसा दिखने लगेगा, पानी की शेप कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। जब पानी की शेप कुछ ऐसे बन जाएगी, मान लीजिएगा ये शेप बन गई। ठीक, अगर ये शेप बन गई तो अब आप बताओ कि ऐसे शेप बनने पर पहली जो ऊंचाई थी तो थी h, अब ये बन गई, तो क्या ये इसकी y मैक्सिमम बन गई, ये तो y मैक्सिमम बन गई ना। भाई इस y के बारे में तो आपको ज्ञान है ही ऑलरेडी, y को तो आप जानते ही हो कि y बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। और अगर हम x बराबर r कर दें तो x बराबर r कर देंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y मैक्स के बराबर, और वो कितनी बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। और इतनी ओमेगा देनी कि बस तली दिखे, तो जब हमें तली दिखने लगेगी तो उस केस में y मैक्स आ जाएगा, और ये ओमेगा को हम क्या नाम देंगे, ओमेगा मिनिमम, ये मिनिमम बन जाएगी। और उस केस में y की वैल्यू क्या बन गई, h के बराबर ही आ गई, है ना। तो ओमेगा मिनिमम स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, यहां से क्या बना, ओमेगा मिनिमम बराबर 2gh का अंडर रूट डिवाइड बाय r। दिस इज द आंसर ऑफ ओमेगा मिनिमम। हमें इसकी तली दिखने लगेगी। लेकिन एक हमने पूछा कि स्मॉल h भी बताओ, ये h कितना है। अभी हमने ध्यान दो, याद h इसके बारे में था अभी, h बराबर क्या था, h माइनस वाई मैक्स बाई 2, सेकेंड पार्ट ये तो है ना, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। तो h माइनस वाई मैक्स कितना है, h बाई 2, दिस इज h बाई 2, ऐसे रख सकते हैं याद। या ये भी कह सकते हैं कि
जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम था ये जो वॉल्यूम था पानी का, तो पानी का आयतन जितना पहले है उतना ही बाद का, वही तो कहता है वहां पर भी। अगर मैं इसका आयतन भी कर सकता हूं सेकंड पार्ट का, सेकंड मेथड फंडामेंटल से, कैसे भाई, पहला आयतन कितना था, पाई r² h, और यही पानी ऐसे चला गया, और इस पानी का आयतन होता है वाई मैक्स वाले सिलेंडर का आयतन का आधा, यानी कि पाई r² वाई मैक्स का वाई मैक्स बाई 2, यानी कि ये कितना है, पाई r² h बाई 2। तो ध्यान से देखो, पाई r² से पाई r² हट गया, तो h बराबर कितना आ गया, h बाई 2। तो चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो सेकंड पार्ट को, तो आपकी मर्जी है, चाहे फॉर्मूला याद रख ले वाला, चाहे ऐसे निकाल सकते हैं कि प्रारंभिक लेवल क्या था पानी का, वो भी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास दोनों तरीके से हैं, चाहे तो आयतन ही बराबर कर लो पानी का आयतन, लेकिन ध्यान रख ले ये वाला केस है कि जब पानी जस्ट यहाँ तक पहुंचा है, बाहर नहीं निकला, नहीं तो बाहर निकल जाएगा तो आयतन कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखें, ये ओमेगा की मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो हमने निकाल दी कब, जब हमें तली दिख रही है और पानी जस्ट स्पिल आउट, बाहर जस्ट गिरने वाला है, इसका बराबर कर देंगे तो बाहर गिरेगा पानी, और बाहर अगर गिरेगा, अगर मैं कहूं कि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मिनिमम पर क्या सिचुएशन होगी, तो उस पर सिचुएशन बेटा ऐसे बन जाएगी, अगर ये तो था ओमेगा मिनिमम पर, लेकिन अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मिनिमम कर दिया जाए, तो उस केस में अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मिनिमम कर दिया जाए तो फिर यहाँ नहीं, फिर इससे भी आगे चला जाएगा नीचे, यानी कि ओरिजिन और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पहुँच जाएगा, और पानी बाहर भी निकल जाएगा, बहुत सारा पानी भी निकल जाएगा बाहर यहाँ से, है ना। तो ये ओरिजिन नीचे शिफ्ट चला जाएगा, ओमेगा ग्रेटर देन, बहुत तेज घुमाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा ना, जैसे बहुत ज्यादा त्वरित कर रहे थे तो पानी बाहर निकल रहा था, बहुत ज्यादा ओमेगा से घुमाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर से त्वरण ज्यादा आएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर त्वरण तो है ना, तो ये बाहर की तरफ जाएगा तो अपना मूल बिंदु यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएगा और भी ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इसमें आपसे दिया है कि भाई हमारे पास ये टोटल ऊंचाई इसकी 3 मीटर है, यहाँ तक ये इसकी 2/3 है इस हाइट का, यानी कि 2/3 का मतलब h की वैल्यू 3 रख दी, यहाँ पे 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, ये 3 मीटर है, इसकी रेडियस 1 मीटर दे रखी। तो ये ओमेगा का वो मान बताना है जिस पर कि पानी जस्ट बाहर आने वाला हो। अब ध्यान दे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोला था कि जस्ट बाहर भी आ रहा हो और बहुत उसकी तली भी दिखे, तो उस केस में ये h कितना आया था, आधा। अगर आधे पर पानी भर रहा हो ना, तो जब पानी जस्ट बाहर तब आएगा जब बिल्कुल तली भी दिखने लगेगी, और वो हमारा पिछला सवाल आता, h की वैल्यू भी आधी आई थी, h बाई 2 आई थी, और तली भी दिख रही थी, और यहाँ भी, लेकिन इस बार ये आधी तो नहीं है, ये 3 मीटर या 2 मीटर है, तो तली नहीं दिखेगी जब हम इसको यहाँ पर पानी पहुंचेगा, तली देखने के लिए और घुमाना पड़ेगा। यानी कि पहले पार्ट में केवल हमें ओमेगा निकालना जिससे कि पानी जस्ट यहां तक पहुंचे। अगर यहां तक पहुंचना है तो सोचो क्या केस आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, दिस इज वाई मैक्स, है ना, ये वाई मैक्स आ गया, और आपको क्या चाहिए, आपको ओमेगा चाहिए। अब मुझे पता है कि भाई मेरे को h और कैपिटल H में रिलेशन क्या था, h और कैपिटल H में h बराबर या फिर h माइनस h बराबर वाई मैक्स बाई 2 था कि नहीं है, तो मेरे को h भी पता, ये भी पता। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, 2/3h बराबर वाई मैक्स बाई 2, तो कितना आएगा h/3, तो वाई मैक्स बाई 2, और वाई मैक्स कितना आ गया 2/3 इंटू एच। सोचो पहले वाले केस में वाई मैक्स भी कितना आया था, h के बराबर ही आया था, यहाँ पे तो h के बराबर नहीं है, यानी कि वाई मैक्स की वैल्यू यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वाई मैक्स की वैल्यू यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो वाई मैक्स कितना पहुंचेगा 2/3 इंटू एच, और ये कितना ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g बराबर h की वैल्यू कितनी 3, इससे कटा ये 2 आया, तो यहाँ दे ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 इंटू जी की वैल्यू 10 बराबर 2, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 40, और ओमेगा बराबर √40। इतनी फ्रीक्वेंसी से घुमाएंगे तो हमें पानी जस्ट यहां तक पहुंचेगा, जस्ट यहां तक, बाहर नहीं गिरेगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो इतनी फ्रीक्वेंसी, अगर इससे ज्यादा से करूंगा तो बाहर तो गिरेगा, बाहर गिरेगा लेकिन और नीचे पहुंच जाएगा लेवल। तो उस समय बताना कि ओमेगा कितना है सेकंड पार्ट में, जब तली भी दिखने लगे, फिर पानी बाहर निकल चुका होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में, जब सेकंड पार्ट का केस ये बन जाएगा, दिस इज फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वाई मैक्स इतना बन जाएगा लेकिन पानी बाहर गिर चुका होगा,
है ना, पानी बाहर गिर चुका होगा, वाई मैक्स यहां तक आ चुका होगा और वाई मैक्स एच के बराबर ही बन जाएगा। देखो तो इस केस में ओमेगा कितना होगा, और वाई मैक्स का फॉर्मूला तो क्या है, वो तो वही रहेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g बराबर h। तो ओमेगा को निकालना ही है, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 10 बराबर h की वैल्यू 3। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 660 आ गया, है ना। तो ओमेगा बराबर √60 रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर इतना, पहले वाले में इतनी थी, अब इस फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी पड़ेगी तब इतना दिख जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है, वो सिंपल है, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा इनको करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है एकदम, कि इसमें पानी भरा हुआ था समान हाइट तक, लेकिन जैसे पानी इसको घुमाया, लिक्विड भरा, तो जैसे इसको घुमाया तो इसको घुमाने पर यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ गया, यहाँ पे पानी नीचे आ गया। तो दोनों नलियों में इसमें लिक्विड की ऊंचाइयों का अंतर कितना है, यानी कि वाई बताना है, इसमें ऊंचाई कितनी, इसमें ऊंचाई कितनी, उसका अंतर, पानी की या लिक्विड की ऊंचाइयों का अंतर बताना है। तो बहुत ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका इस शेप का बन गया, है ना। अगर आपका पूरा बर्तन बनाऊं तो इस शेप का बन जाएगा ये, है ना। तो ये आपका ये हो गया, और ये x बराबर l हो गया, और ये y हो गया। तो क्या मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। यस, y तो हमें निकालना ही, ओमेगा स्क्वायर x कितना हो गया, l स्क्वायर बाई 2g, दैट इज द आंसर। तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, ये सिर्फ उससे कोरिलेट करना, लिंक करना। अच्छा यार, तो वही वाला केस बन गया जो मैंने अभी तक पूरे बर्तन में किया हुआ है ना। चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये पानी ऐसा था, अब ये ऐसे हो गया, है ना। मान लो यहाँ से घुमा रहा, पानी ऐसा हो गया, तो ये y तो है और ये l मान लो। बस इस तरह सोच करके ऐसे कर सकते हैं इसको, सिंपल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर देखते हैं। इस टॉपिक में हमें ऐसे दे दिया कि 3 नलियों वाली एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये L हाइट तक है, ये लंबाई भी L है, ये भी L है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसको घुमाना है, इसको घुमाते समय ये ओमेगा की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब इसे घुमाएंगे तो क्या यहाँ का पानी बाहर भागना चाहेगा, ऐसे ऊपर भागना चाहेगा रोटेटिंग की वजह से, तो बाहर भागना चाहेगा तो वो ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठेगा तो यहाँ वाला पानी जो होगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये पानी नीचे जाते जाते बीच वाली नली में बिल्कुल पानी ना रहे तो कितना घुमाए, जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतना ज़्यादा ऊपर उठेगा, जितना ज़्यादा ऊपर उठेगा उतना ज़्यादा यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि इस बीच वाली नली में पानी बिल्कुल ना रहे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। फाइंड ओमेगा मिनिमम ज्ञात करो ताकि बीच वाली नली में पानी ना रहे। तो आप सोचो, अगर मेरे पास ये सिचुएशन ऐसे बन गई कि यहाँ वाला पानी खत्म हो गया, यहाँ वाला पानी खत्म हो गया, अगर यहाँ वाला पानी खत्म हो जाएगा तो क्या ये पानी ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी पानी ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ से पानी ऊपर पहुंचेगा, ये पानी यहाँ से इधर भी गया, यहाँ से पानी इधर भी गया, यहाँ से ये पानी इस तरफ भी गया और इस तरफ भी गया, आधा पानी इधर गया, आधा पानी इस तरफ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आधी लंबाई इधर बढ़ेगी और आधी लंबाई इधर बढ़ेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ गई होगी, क्या ये L/2 इधर बढ़ गई होगी, ये लंबाई खत्म हो गई यहाँ से पानी की। जब ये पानी की लंबाई खत्म हो गई तो लंबाई L/2 यहाँ पर बढ़ गई, है ना। पानी आधा आधा दोनों तरफ चला गया, यानी कि टोटल ये लंबाई 3L/2 हो चुकी है और ये लंबाई भी 3L/2 हो चुकी है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या ये सिचुएशन कुछ ऐसे मान सकते हैं आप कि भाई पानी यहाँ से ऐसे पहुँच गया, ऐसे इतनी हाइट तक, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये y हो गया और यहाँ से ये x बराबर l हो गया। तो क्या आप यहाँ पर y और x में रिलेशन जानते हैं? यस, जानते हैं हम इसको। तो आप इसको कह सकते हैं, पहले मेथड से मैं बताता हूँ आपको, एक दो मेथड से बताऊंगा, है ना। एक तो फंडामेंटल जो हमने कराई है ये फॉर्मूलाई, तो सॉल्यूशन में आप फर्स्ट मेथड क्या है वो देख लेंगे। फर्स्ट मेथड में आप क्या करो, y बराबर क्या था भाई, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g था। तो सोचो y बराबर क्या हो चुका, क्या y बराबर 3L/2 हो चुका। ओमेगा स्क्वायर, उस समय ओमेगा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमम, इससे कम नहीं करनी, इससे कम करेंगे तो पानी ऊपर रह जाएगा, इससे जो है ज़्यादा करेंगे तो और ऊपर चला जाएगा, तो कम से कम इतनी तो रखनी। और x कितना हो चुका, L स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ठीक है। तो एक L कट जाएगा इसमें से और भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, ओमेगा
मिनिमम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा भाई 3g/l। और इसको थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर रूट में ले लो, अगर ये हटा दिया जाए तो यानी कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू ये आ गई। क्लियर? ओमेगा की मिनिमम वैल्यू ये आ गई। अच्छा, इसी को करने का एक तरीका हो रहा है, सेकंड मेथड ले सकते हैं इसको। देखो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो कि भाई dp/dx होता है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स के, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स के। मतलब कि किसी भी x पर, अगर मैं बात करूं कि यहां से किसी भी x पे जा करके, मान लीजिएगा मैंने यहां से, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब मैं यहां से जा करके यहां पे x पे जा करके एक dx एलिमेंट लूं, दिस इज dx, ये x पे जा करके लिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी x ले लिया, ये x पे जाके dx एलिमेंट लिया, तो इस छोटे से एलिमेंट का मास dm वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। आयतन गुना घनत्व लिखना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका एरिया a ले लिया तो डेंसिटी इंटू a है ना, एरिया इंटू इसकी लेंथ dx, ये वॉल्यूम हो गया, ये घनत्व हो गया, तो ये मास आ गया। ठीक है, अब सोचो जब इसे घुमा रहे हैं तो क्या इस पे एक सूडो फोर्स लगता था, एक छोटा सा सूडो फोर्स लगता था। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो ये df आता था, ये जो आता था ना, ये आपको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आता कैसे था वो बता देता हूँ। एक छोटा सा फोर्स लगेगा, कितना, dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो लगता था dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। सूडो फोर्स लगेगा ये वाला इसके ऊपर एक, इस तरफ, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं। अगर उसी फ्रेम पर बैठ गए तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, तभी तो पीछे जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसमें df को लिखूं प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि dp इंटू एरिया, dm को लिखूं रो a dx ओमेगा रो स्क्वायर एक्स, एरिया से एरिया कट गया तो dp कितना आ गया, dp बराबर आ गया रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। और सोचो dx को अगर मैं नीचे ले आऊं, dp/dx बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ गया dp/dx इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास dp/dx इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी रख सकते हैं। नहीं, किसी भी x पर जाकर के घूमते हुई चीज के लिए ध्यान रखना, घूमती हुई के लिए है फॉर रोटेटिंग, कोई चीज घूम रही है तो उसके x पे जाकर के प्रेशर आप ऐसे लिख सकते हो, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x कैसे बदल रहा है, ये आ गया। तो देखो ध्यान से, dp बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो, ऐसे तो करेंगे ना, dx को उधर ले जाए इंटीग्रेशन कर देंगे। अब सोचो जब x बराबर 0 है तो यहाँ पर प्रेशर कितना आ चुका है, p नोट, और यहाँ पे मान लीजिएगा प्रेशर कितना है, p, और वो कितना होगा रो g h, कितना, ये हाइट 3l/2 रो जी एच। यहाँ पे तो प्रेशर इस वाली हाइट की वजह से होगा ना, इस वाली हाइट के कारण प्रेशर रो जी एच हो जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर भी पता है, यहाँ का प्रेशर भी पता है, ठीक। तो मैं ये कहूंगा कि x बराबर जब 0 है, जब x बराबर 0 तो प्रेशर है p नोट, क्योंकि यहाँ पे तो हवा आ चुकी तो यहाँ प्रेशर p नोट आ चुका, घूमते यहाँ से पानी तो हट गया। और जब ये किसी x बराबर l पर है तो वहां पे प्रेशर है p, तो क्या लिखेंगे, p माइनस p नोट, इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 1, और यहाँ पर क्या आएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 0 से लेके l, तो क्या आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब p कितना है, p कितना है भाई, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है रो g इंटू 3l/2 प्लस p नोट, एक p नोट भी जुड़ रहा है इसके ऊपर, p नोट तो है ऊपर से, तो p नोट प्लस दिस, यहाँ पे प्रेशर ये हुआ तो p बराबर आ गया, और ये माइनस का p नोट है, ये वाला अलग है, ये p की वैल्यू लिखी है वाली, और p नोट ये, क्योंकि p नोट तो आएगा ही ना भाई, p नोट तो हर जगह जुड़ेगा,
तो यहाँ पर क्या आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। इस पी नोट से पी नोट कट गया। तो अब देखो क्या बच रहा है भाई, ध्यान से, क्या इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए आप देखोगे ध्यान से, ये रो से रो कट रहा है, इस रो से ही रो काट देंगे, एक एल कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 3g और यहाँ एल एक बच रहा, वो नीचे आ जाएगा। तो यानी कि ओमेगा बराबर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 3g बाई एल। ये मिनिमम है, क्योंकि हमने कंडीशन ही बोली कि यहाँ पे पानी खत्म हो रहा है। तो एक तरीका ये भी है, हालांकि इस तरीके की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी तरीके से प्रूफ करके फॉर्मूला निकाल चुके हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर लिक्विड एक से ज्यादा हो फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को लिखने का एक तरीका भी लिखना पड़ता है कि एक एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट लो तो प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल लिक्विड में तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, तो सिंगल लिक्विड में तो कभी टेंशन आएगी ही नहीं, है ना। कभी कभी 2 लिक्विड भर दे तो तब हमें थोड़ी सी अकल लगाने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो दोनों मेथड अच्छे से समझ में आने चाहिए। हालांकि फंडामेंटल मेथड फॉर्मूले के बेस पर है, और ये आपका दूसरा फंडामेंटल ही है, ये भी जिससे हमने इसको प्रूफ किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे यूट्यूब दे रखी है। अब इस यूट्यूब में खास बात ये है कि इसमें यहाँ से घुमाया, इसको इस वाले पॉइंट के अबाउट घुमाया, लेकिन यहाँ पर ये मध्य बिंदु नहीं है, ये मध्य बिंदु नहीं है, ध्यान दें। ये एच है, ये 2h है, इस बिंदु का नाम 1 दिया, इस बिंदु का नाम 2 दिया, इस बिंदु का नाम 3 दिया। तो उसने बोला है कि जब इसको घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है घुमाने पर क्या होगा, घुमाने का पर पानी ऊपर नीचे चलाने लगेगा। अच्छा, इधर पास में है ये, इधर दूर में है ये, तो y बराबर आपने पढ़ा था, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, जितना ज्यादा x उतना ज्यादा y। तो ये पानी तो ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, ये पानी इतना ऊपर नहीं चढ़ेगा, है ना। यानी कि जब ऊपर ज्यादा चढ़ जाएगा तो इसका तो लेवल नीचे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई हो जाएगी जब हम इस फ्रीक्वेंसी से, इस ओमेगा से घुमाएंगे, तो इन दोनों द्रव स्तंभों में कितनी ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि आप ये समझ लो कि अब ये ऊंचाई तो रहेगी नहीं, h रहेगी ना, इधर दोनों में h है, अब h नहीं रहेगी जब इस फ्रीक्वेंसी से घुमा रहे, ठीक है। जब इस फ्रीक्वेंसी से घुमा रहे हैं तो ये ऊंचाई बदल गई, ये ऊंचाई बदल गई, ये ऊंचाई बदल करके कितनी हो गई भाई, मान लीजिएगा ये ऊंचाई बदल करके कुछ हो गई है h1, 1 पॉइंट पर है, तो मान लीजिएगा ये 1 पॉइंट पर आपकी ऊंचाई हो गई, दिस इज लाइक h1, और ये वाली ऊंचाई हो गई कुछ h3 पॉइंट पर h3। तो हमें h1 और h3 कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू फाइंड h1 एंड h3, h1, h3 का आंसर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डेंसिटी इसके लिक्विड की रो ले लेंगे, है ना, तो डेंसिटी रो ले ली। अब इसको निकालने के लिए 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, हालांकि सिंपल अपना कंसेप्ट जो फॉर्मूला वाला है वही लगा लेंगे। देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं h1 और h3, तो 2 अज्ञात राशि हैं, तो कम से कम 2 समीकरण चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, है ना। तो एक काम करो, इस P1 प्रेशर निकाल सकते हैं h1 के कारण, 3 पर भी प्रेशर निकाल सकते हैं h1 के कारण, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं। ये बात हमें आती है। तो प्रेशर लिखो और इक्वेशन बनाओ। ओके, चलो जी। अब मैंने क्या h1 और h3 में 2 इक्वेशन चाहिए। अब देखो ध्यान से, पहले h था लेवल, पहले h था लेवल, वो ऊपर नीचे हो गया, यहां तो उतना ही है। इसका मतलब h1 और h3, h1 और h3 का टोटल योग तो वही रहेगा, उतनी ऊंचाई जितनी पहले थी। तो h1 प्लस h3 बराबर 2h। भाई h इसका था, h इसका था, दोनों ऊपर नीचे ही तो गए, तो टोटल तो 2h ही रहेगा, क्योंकि ये लंबाई तो झुकी तो रही पानी की, इतनी तो झुकी तो रही लिक्विड की। तो ये तो एक इक्वेशन बन गई, एक और चाहिए। अब उस एक और को लिखने के लिए हमें पता है, क्या पता है कि भाई हमें ये मालूम है कि px बराबर पी नोट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी, यहाँ पे रो आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाई 2, ये वाला, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब मान लो मुझे 1 पे प्रेशर लिखना, P1 लिखना यहाँ के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, इसको प्रेशर को नाम दे दिया P2, यहाँ पे प्रेशर को नाम दे दिया P1, यहाँ पे प्रेशर को नाम दे दिया P3। तो P1 लिखना है इसके हिसाब से,
P1 इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, दोनों के हिसाब से लिखा जा सकता है, लेकिन पहले मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, यहाँ के अकॉर्डिंग, घुमाने के हिसाब से। तो जब P1 को मैं घुमाने के हिसाब से लिखूंगा तो यहाँ पे प्रेशर तो क्या मान लिया मैंने, P2, तो P2 से H दूरी पर, P2 से H दूरी पर प्रेशर लिखना, तो इस वाले फॉर्मूले में ये तो आ जाएगा P2, रेफरेंस तो P2 हो गया उस पॉइंट पर, है ना भाई। हमें ये पता ही है ना कि जब हम किसी कंटेनर में ऐसे घुमाते हैं तो उसमें x दूरी पर प्रेशर लिखना होता है अगर, तो क्या लिखेंगे, px लिख देंगे, और px लिखेंगे तो फिर अपना क्या चल जाएगा, उसमें फॉर्मूले में x की वैल्यू लिखेंगे तो x की वैल्यू h हो जाएगी, कितनी दूरी पर है वो x बराबर h हो गया, और यहाँ पर जो प्रेशर था वो P0 था अब तो, लेकिन अब P0 की जगह P2 है, तो ये px बराबर P0 प्लस जो हमारा फॉर्मूला है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, 2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये फॉर्मूले में बस वैल्यू रख लेते हैं पहले हम, चलो, प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई h1 स्क्वायर बाई, सॉरी h, क्योंकि ये दूरी तो h है ना भाई, ये दूरी तो h है, h स्क्वायर बाई 2। और अगर मुझे प्रेशर निकालना 3 पर तो P2 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेंगे 2h होल स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। अब क्या करो, दोनों को, हमें P2 से तो कोई मतलब नहीं है, एक काम करो दोनों को घटा लो, इससे कट जाएगा ना, क्योंकि इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इसको तो उड़ा दो, P1 माइनस P3, यहाँ से P1 माइनस P3 आ जाएगा, P1 माइनस P3, P2 से P2 कट गया, यह आएगा 4h स्क्वायर बाई 2 भी 4h स्क्वायर, माइनस का है 4h स्क्वायर और ये प्लस का है, तो बचेगा कितना, माइनस का, ये बच जाएगा माइनस के 3 रो ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2, ये बच जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, g बाई एच, तो माइनस के 3 रो, अच्छा से काम करो, यहाँ पे ऐसे कर लो, ये माइनस को P1 माइनस की क्या P3 माइनस P1 कर लो, ताकि प्लस का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये g बाई एच लिख लिया, h स्क्वायर, भाई माइनस को यहाँ P3 माइनस P1 कर सकते हैं ना, तो P3 P1 की वैल्यू रख लेंगे, अब कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे ऐसे भी रखे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 रो ओमेगा स्क्वायर की जगह g बाई एच रख दिया, एच स्क्वायर, ये बाई 2 आ गया, ये बाई 2 आया, एक h से h कट गया, 3 रो जी h बाई 2। अब P3 कितना है भाई, P3 है भाई P0 प्लस रो जी H3 माइनस P0 प्लस रो जी H1, ये P1 की वैल्यू है, ध्यान दे, P1 को ही लिख सकते हैं इस हाइट के कारण, P3 को ही लिख सकते हैं इस हाइट के कारण, ठीक। तो ये अपना आ गया है 3 रो जी H बाई 2, ये तो कट गया, ध्यान दे रो जी, इसमें से भी रो जी, ये रो जी को उड़ा दो, तो बचेगा क्या, H3 माइनस H1 बराबर 3h बाई 2, और बेटे H3 प्लस H1 वो कितना था 2h, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या होगा, लो जी ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से H3 बराबर ये कितना आएगा, 3 2 3 4 3 7, 7h बाई 2, यहाँ पे 2h3 आएगा, तो आ जाएगा 7h बाई 4, 7h बाई 4। इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, मान लो H3 को यहाँ पुट करा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो H1 कितना आ जाएगा, 2h माइनस 7h बाई 4, 4 दूनी 8 माइनस है, नीचे H1 आ गया h बाई 4। तो कुल मिला के H1 और H3 की वैल्यू आ गई जो पूछी गई थी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये तो है ही, चलो क्योंकि सिंगल लिक्विड है तो कोई टेंशन नहीं थी, हमने फॉर्मूले लगा लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई ज़्यादा 2x लिक्विड हो तो फिर आपको प्रेशर वाला भी लगाना आना चाहिए। मान लो मैं आपसे बोलूँ कि भाई किसी भी x पे जाके प्रेशर लिखना, मान लो मेरे को यहाँ पे प्रेशर लिखना किसी भी x पे जाके dx दूरी पर प्रेशर लिखना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, dp बाई dx इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x। चलिए दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं, किसी भी x पे जाके dx हमने जो एलिमेंट लिया इस पे प्रेशर लिखना है, तो क्या हम जानते हैं कि dp बाई dx क्या लिखते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि dp बराबर रो ओमेगा स्क्वायर x dx के दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। यस, जब x की वैल्यू माइनस h की तरफ है, यहाँ से देखो, यहाँ से ले रहे ना, तो इधर तो माइनस h हो गया, इधर प्लस 2h, तो इधर माइनस h की तरफ है तो प्रेशर है P1,
और जब 2H है तो प्रेशर है P3। तो P3 माइनस P1 बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आ गई माइनस एच से प्लस 2H। तो P3 और P1 की वैल्यू रखो। P3 की वैल्यू कितनी रखेंगे भाई? P3 की वैल्यू कितनी रखेंगे भाई? यहाँ पे रखेंगे P0 प्लस रो जी H3 माइनस P0 प्लस रो जी H1 और भाई बराबर रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 4H स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। भाई यहाँ माइनस का H रखेंगे तो माइनस का H का स्क्वायर करेंगे तो प्लस H स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक माइनस फॉर्मूले वाला आता है तो 3H स्क्वायर आ गया। तो ध्यान दें तो कट गया। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। रो जी कॉमन H3 माइनस H1 ओमेगा स्क्वायर की जगह वो रख देंगे क्या? G बाई एच हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दी और भाई यहाँ पे 3H स्क्वायर और ये बाई 2 भी है, एक H से एक H कट गया, रो जी से रो जी कट गया। अल्टीमेटली H3 माइनस H1 बराबर आ गया 3H बाई 2। और क्या यही आना चाहिए था? यही तो आ रहा। और ये इक्वेशन आई गई, ये पहले वाली तो सेम रहेगी, तो ये इक्वेशन तो आनी थी। ये आगे इसका मतलब आगे सेम ही सोल्व कर लेंगे इसको, आगे तो यही सॉल्यूशन बना देंगे इसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको प्रेशर को ऐसे लिखना आना भी जरूरी है। अगर आपके पास सिंगल लिक्विड है, प्रेशर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा लिक्विड है तो दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको ये मेथड भी यूज करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक यूट्यूब है जिसको हमने यहाँ इस एक्सिस के अबाउट घुमाया है। तो आपसे पूछा है कि इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में डायग्राम दिया हुआ है, जब ये हाइट h है और ये हाइट 3h हो गई घुमाने पर, तो ये ओमेगा कितना है? सवाल समझ में आ गया होगा। फाइंड ओमेगा, ओमेगा निकालना है इस सिचुएशन में। बस यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पर एक लिक्विड तो डेंसिटी रो का है और एक लिक्विड डेंसिटी 2 रो का है। ये दूरी 4H है, ये दूरी 3H है और ये दूरी भी 3H दे रखी। तो ओमेगा निकालना इस सिचुएशन में। देखो जब घुमाते हैं तो लिक्विड बाहर की तरफ भागता ही है, तो पता ही है, और दाब भी अलग अलग होता है। जितना दूर देखेंगे उतना दूरी पर जाकर के दाब अलग अलग होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं मान लो इनको कुछ पॉइंट नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये कॉमन पॉइंट बी है, ये कॉमन ये वाला पॉइंट सी है। अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में लिखूंगा सारे प्रेशर, यहाँ से यहाँ भी लिखूंगा, ये वाले भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिक्विड 2 आ गए। तो अगर मैं पहले बी की बात करूँ, है ना, अगर मैं पहले बी की बात करता हूँ तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि भाई मेरे को अगर मैं लिखना है पी बी, क्या पी बी को लिखने के लिए पी ए प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 4H बाई 2, फॉर्मूला याद है भाई? फॉर्मूला तो ये लगाएंगे ना, पी एक्स बराबर पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो x की वैल्यू पी नोट की जगह क्या, यहाँ पर इस वाली एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट से ले रहे हैं इतनी दूरी पर, तो यहाँ पे प्रेशर लेंगे अब यहाँ पर, तो ये वाला प्रेशर पी ए, तो इससे x दूरी पर कितना b पर, तो पी ए आ गया। या पी बी माइनस पी ए भी कह सकते थे आप, इसको पी बी माइनस पी ए भी बोल सकते थे, है ना। चलिए अब आपके पास एक तरह से पी बी माइनस पी ए आ चुका है। रो ये 16 आ जाएगा, 16/2 तो 8 रो ओमेगा स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान लो, है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, dp बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करोगे अगर तो भाई x बराबर 0 से 4H कर दो और p x बराबर 0 पर a और यहाँ पर पी बी। तो आप सोल्व करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, x स्क्वायर बाई 2 आएगा तो यही लिमिट रखने के बाद यही आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसे भी तब भी यही आना है ना। तो ये हमारे पास पी बी माइनस पी आया, ठीक है। हमें क्या निकालना, ओमेगा निकालना। तो बहुत ध्यान से देखो, पी बी तो हमें बीच में है तो, लेकिन ए और सी को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। पी ए को अगर लिखना हो तो पी ए को क्या लिखेंगे, रो जी एच प्लस पी नोट, और पी सी को क्या लिखेंगे, पी सी को लिख सकते हैं पी आई वाला पी नोट प्लस 2 रो जी इंटू 3H, यानी कि पी सी क्या आ गया, पी नोट प्लस 3 दूनी 6
6 रो जी एच। तो पीसी और पीए का आंसर हमें पता है पहले से ही, तो इसका मतलब पीसी और पीए की इक्वेशन में से ही हम आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो मेरे को पीबी तो पता ही नहीं, पीबी को तो मुझे खत्म करना पड़ेगा, है ना, पीबी को मुझे खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, तो पीए और पीसी को दो तरह से निकाल लो, पी और पीसी का एक आंसर तो पता, दूसरे तरीके से इससे निकाल लो घुमाने के तरीके से, और दो इक्वेशन बन जाएगी अपनी। चलो जी, अब मैं बात करता हूं इसके लिए। यहां से अगर मैं यहां से दाब की बात करूं तो यहां से समझ लो कि भाई आप यहां से x पे जाके एक dx एलिमेंट लें अगर, क्योंकि अब लिक्विड की डेंसिटी बदल गई, तो इस पर जब हम प्रेशर लिखेंगे dp बराबर रो ओमेगा स्क्वायर, रो कौन सा, टू रो के कारण ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टू रो वाले लिक्विड के कारण निकाल रहे। और dx इंटीग्रेशन, लिमिट भी कहां से कहां तक ले रहे हम, x बराबर 4h से लेकर के यहां तक, तो 4h है, यहां से यहां तक कितनी हो गई 7h, 4 + 3 टोटल 7h हो गई, तो 7h तक। तो उससे क्या होगा, बी और सी के बीच का प्रेशर निकलेगा, पीबी एंड पीसी। इससे क्या होगा, पीबी को तो खत्म कर देंगे क्योंकि पीबी तो चाहिए ही नहीं, पी और पीसी में रिलेशन आ जाएगा, यही हम चाहते भी हैं। तो पीसी माइनस पीबी बराबर 2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट ले लेंगे 4h से 7h, ये कट गया, तो पीसी माइनस पीबी बराबर 49 माइनस 16, कितना 49 रो ओमेगा स्क्वायर 49 माइनस 16 एच स्क्वायर। तो पीसी माइनस पीबी बराबर रो ओमेगा स्क्वायर 49 माइनस 16, 9 में से 6 गए 5, 9 में से 6 गए कितने, सॉरी 3, तो दिस इज 33, ये आ गया 33 एच स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब ध्यान दे पीबी माइनस पीए मेरे पास है, कितना है 8 रो ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर, क्या से कट गया, पीसी माइनस पीए बन गया 41 रो ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पीसी और पीए का आंसर मेरे पास है ऑलरेडी, डायरेक्ट ले सकता हूं उसी ऊंचाई के कारण, है ना। कितना लिखूंगा पीसी पीए को, पी नोट प्लस कितना पीसी पीसी पी नोट प्लस 6 रो जी एच, ये लिख चुके हैं, माइनस इसको लिख देंगे पी नोट प्लस रो जी एच बराबर 41 रो ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर, छम छम, तो 6 में से एक गया 5 रो जी एच बराबर 41, ये आ गया, रो से रो कट गया, एच से एच कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 5g अपॉन 41, और कुछ बचा एच, एच भी तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा बराबर आ गया 5g अपॉन 41 एच का अंडर रूट, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी से घुमाना पड़ेगा, बाकी तो डाटा दे देगा तो डाटा के हिसाब से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला स्टेप, ये वाले को आप अच्छे से लिखोगे, 4 2 रो लिक्विड, बी और सी के बीच में हमने दाब को लिखा, बी और सी के बीच में दाब को लिखने पर यह वाला आ जाएगा हमारे पास। तो दाब को लिखने का तरीका भी हमारे लिए आना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, सुने। हमें एक ये यूट्यूब दे रखी है, ये एक यूट्यूब दी हुई है, इस यूट्यूब को दोनों सिरे जो हैं ये खुले हुए हैं, शुरू में खुले हुए हैं, प्रारंभ में दोनों सिरे खुले हुए हैं, पानी केवल नीचे वाले तल में है, इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी भी ऊंचाई यहाँ पर 1 मीटर है, ये दिया हुआ है। इसने कहा कि शुरू में तो ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है √40/3। जिस समय इसको बंद करके ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, बंद कर दिया, यहां से ये वाली नली बंद कर दी दाईं साइड की नली को बंद करने पर, इसको इतनी ओमेगा से घुमाने पर पानी ऊपर उठने लग गया, तो वो कहां तक गया, 1/2 मीटर तक, आधा मीटर ऊपर उठ गया, क्योंकि नली की लंबाई 1 मीटर है, तो आधा मीटर ऊपर उठ गया है पानी।
तो ये बोला है कि जब ये आधा मीटर ऊपर उठ गया तो इस नली के इस बिंदु पर यहाँ पर कितना दाब है, क्योंकि सोचो यहाँ पे तो अब यह हवा तो है नहीं, यहाँ पे है तो एक तरह से आप कह सकते हो बंद कर रखा, तो यहाँ पे तो दाब बढ़ गया होगा क्योंकि पानी ऊपर गया, तो जो भी हवा थी पहले उसको क्लोज कर दे। यहाँ पे कितना दाब आ चुका है, पीसी निकालना है। कुल मिलाकर के पानी जब ऊपर चढ़ गया है, तो पानी ऊपर चढ़ गया तो यहाँ पे कुछ दाब आ गया होगा, तभी तो ऊपर चढ़ना रुक गया होगा, नहीं तो ऊपर चढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे दाब कितना आया वो निकालना है। और ये पानी कहाँ तक चढ़ा, 1/2 मीटर तक चढ़ गया है। सिचुएशन यहां से ये बन गई, फाइनली ये है, फाइनली सिचुएशन ये बन गई। तो सोचो उसको करने का क्या तरीका, मैं पीसी निकालना। सोचो मैं बी पर दाब लिखूं, अगर इधर से भी लिख सकता हूं और ऊपर से भी लिख सकता हूं, दोनों बराबर कर दो। बस दाब को दो तरीके से लिख लो, इधर से भी लिख लो ऊपर से भी लिख लो, यही तो तरीका हमें कई बार यूज करना होता है। तो दाब को इधर से लिखना भी आता आना चाहिए, इधर से भी। क्या मुझे अगर मैं दाब को यहाँ पे लिखूं, पी बी को क्या लिख सकता हूँ, पी सी, ये दाब प्लस इतनी ऊंचाई के कारण रोजी वाई, रोजी वाई। ठीक, इधर से तो लिख रहे, लेकिन इधर से कैसे लिखेंगे भाई, इधर से तो घूमने के कारण लिखना पड़ेगा, इधर से तो घूमने के कारण लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आप ऐसा समझ लो, डी पी बाई डी एक्स बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स पे जाके एक एलिमेंट ले लिया हमने, तो डी पी बराबर, अच्छा ए का दाब, इस वाले पॉइंट का दाब कितना है, पी ए का, क्या वो हवा में आ चुका, तो पी नोट ही है, तो ये तो पी नोट है। ठीक, तो रो ओमेगा स्क्वायर, यहां से आप ले लो एक्स डी एक्स, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। जिस समय एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई है, वहां पे दाब कितना है, पी नोट है, पी ए बराबर पी नोट। भाई यहां तक तो देखो ना, वाई एक्स की वैल्यू वाई में, तो यहां से यहां दाब चाहिए, तो यहां से यहां दाब निकालने के लिए ये आ गया एक्स बराबर ये, और जिस समय एक्स की वैल्यू एल है वहां पे दाब कितना है, पी बी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, पी बी माइनस पी नोट, और ये कितना आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट आ गई वाई से एल, तो यहां से क्या आ गया भाई, पी बी बराबर पी नोट रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सारा डाटा पता है, एल भी पता है, वाई भी पता है, रो भी पता है, ओमेगा भी पता, तो पी भी निकल गया। और एक डायरेक्ट पी भी हम वहां से निकाल सकते हैं, पी सी प्लस रो जी वाई से, यही किसके बराबर होगा, यही होगा पी सी प्लस रो जी वाई। रो भी पता, जी भी पता, वाई भी पता, अब हमें सब चीजें पता लग चुकी, यानी कि अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये यहाँ पर आ गया, पी नोट उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, पी नोट हमें दिया हुआ है 10⁵ पास्कल। पी नोट की वैल्यू हमें दे दी, अब बस सिर्फ वैल्यू रखनी। सोचो पी नोट की वैल्यू निकाल रख दो भाई, हमारे पास पी बी की वैल्यू ही आ गई, और पी बी की वैल्यू वो भी होती है ये वाली पी सी प्लस रो जी भाई, दोनों बराबर कर दिया। अब तो सिर्फ हमें क्या करना, वैल्यू रखनी, यानी कि आप कह सकते हैं पी सी बराबर क्या आ गया, पी सी बराबर आ गया पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस रो जी वाई। तो अगर सवाल का आंसर देखो तो आ चुका है, ये आंसर है पी सी, ये दाब है यहाँ पर। अब तो कुछ नहीं, वैल्यू रखो, और क्या है, पी सी बराबर 10⁵, रो कितना 10⁵, ओमेगा स्क्वायर 40/3, एल की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर, माइनस 10⁵, जी की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 1/2, 1/2 है, ठीक है। तो पी सी कितना आ गया भाई, पी सी आ गया भाई कितना 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 10⁵ प्लस 40, ये 2 से कट गया 20, तो 20/3 इंटू 10⁵, 3 इंटू यहां से कितना आएगा 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना 3/4, ये आ गया, माइनस ये कितना आ गया 10⁵4/2, और ये कितना आ गया 3 से 3 कट गया, और भाई यहां पर 4 से कट कर लो या 2 कट कर लो, 2 धाम 20, तो कितना बचेगा 10⁵
माइनस 10 की पावर प्लस 10 की पावर 4/2 और एक माइनस का 10 की पावर 4/2, ये माइनस का बचा, ये पूरा का पूरा कट गया। अल्टीमेटली पीसी कितना बचा, 10 की पावर 5। हम ये कहेंगे कि पीसी की वैल्यू 10 की पावर 5 बच गए हैं। अगर बी पे प्रेशर लिखना हो भी लिख सकते हैं, सी पे लिखना है सी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सी पे प्रेशर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर दाब आया, ये देखो ध्यान से, तो यही आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरीके का कभी कभी इंटीजर टाइप पूछ ले कि भाई दाब की वैल्यू n इंटू 10 की पावर 5 आई अगर, तो बताओ n कितना, तो इंटीजर टाइप में बन जाएगा, तो n बराबर 1 हो जाएगा। लो, ये भी बन सकता है इंटीजर टाइप में, हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक में आपसे पूछा है व्हाट इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है ना। सिंपल सी भाषा में इसको समझते हैं। बेटे हमारे पास कहीं पे भी कोई भी लिक्विड रखा है किसी बर्तन में, उसमें उसके ऊपर दाब तो पड़ा हुआ ही है, दाब तो हर चीज के ऊपर है ना। तो लेकिन अगर हम उस पर कोई एक्स्ट्रा दाब लगा दें, तो जहां पे भी, जिस सरफेस पे भी, जिस बिंदु पर हमने दाब लगाया, तो यानी कि वो दाब उस बिंदु तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो दाब उस पूरे लिक्विड के हर बिंदु में जुड़ जाता है, हर बिंदु के दाब में जुड़ जाएगा। यानी कि वो दाब उसके हर बिंदु के दाब पर ट्रांसमिट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि सीधी सी भाषा में बात यह है कि मान लो कोई बर्तन है, उसमें पानी भी रखा है, अगर आपने दाब बढ़ाया तो वो दाब उसके अंदर हर एक बिंदु पर ऐड हो जाएगा, यानी कि हर बिंदु तक स्थानांतरित, ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। चाहे उसकी दीवारों तक भी पहुंच गया, उसके सतह पे भी पहुंच गया, उसके हर बिंदु पर भी पहुंच गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एच गहराई पे दाब कितना है, रो जी एच है, आपने ऊपर से 2 पास्कल प्रेशर और लगा दिया, तो वो प्रेशर भी जुड़ेगा 2 पास्कल, तो रो जी एच प्लस 2 पास्कल और जोड़ दो, तो यानी कि वही आपका कहला, किसी भी बिंदु पर पूछेगा तो वो 2 हर एक पे जुड़ता चला जाएगा। जैसे पी नोट होता है, एयर का प्रेशर है, हर बिंदु पे जुड़ता है कि नहीं, किसी भी बिंदु पर प्रेशर निकाल रहे तो पी नोट तो जुड़ता है हर एक जगह। ठीक वैसे ही आप अगर कोई भी दाब लगा रहे हैं तो वो हर बिंदु पर पहुंच जाता है, यानी कि हर बिंदु पर पहुंच जाएगा तो हर बिंदु पर जुड़ जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि जब कोई दाब हम किसी बिंदु पर लगाते हैं, किसी दरों पर दाब लगाने पर वह दाब प्रत्येक बिंदु पर स्थानांतरित हो जाता है, उसकी दीवारों पर स्थानांतरित हो जाता है, हर जगह लगता है, दीवारों पर भी उसके लंबवत लगने लगता है। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक, जैक, प्रेस, ऐसे कई चीजें हैं जिससे कि हम कम ताकत लगा के ज्यादा बल उत्पन्न कर सकते हैं, कम बल से ज्यादा बल, यानी कि कम ताकत लगा के भारी भारी चीजों को उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। देखो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मैं बात करूं कि पहले ही लिक्विड था, यहाँ पे हमने कार को इस पर पिस्टन पे रखी हुई कार है, मैंने क्या करा, इधर से बल लगाया तो इधर कितना दाब आ गया, तो दाब तो चूंकि हर बिंदु पर पहुंच चुका होगा, जितना भी F1/A एक दाब आया वो हर बिंदु पर पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया होगा, है ना। तो रियलिटी में अगर मैं दाब की बात करूं तो F1/A भी लिख सकता हूं, और वही दाब वहां पहुंच चुका है F2/A, तो यही दाब आपका हर जगह पहुंच चुका है, ट्रांसमिट हो चुका है हर जगह पर, है ना। तो लेकिन अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने बल लगाया, ये बल लगाया, ये अप्लाई किया बल हमने, है ना, ये बल किया अप्लाई, तो वहां पे कितना पहुंच गया, F2 कितना मिल गया, वहां पर मिल गया A2/A1 इंटू F1। सोचो ये तो बल कम लगाया, ये तो बल कम लगाया हमने, लेकिन A2 उसमें एरिया A2 ग्रेटर देन A1 है। जब ये वैल्यू अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। A2 ग्रेटर देन A1 है, तो क्या A2/A1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि F2 इज ग्रेटर देन F1? यस। और छोटा मोटा नहीं, मान लीजिएगा ये 10 है, ये 100 है, मान लो ये 1 है, ये 100 है, तो 100 गुना बल हो जाएगा। मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये 100 मीटर स्क्वायर है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो सोचो 100 गुना बल बढ़ जाएगा ये, तो सोचो कितना कमाल का कंसेप्ट है कि थोड़ा सा बल लगा के ज्यादा बल उत्पन्न कर लिया, और 100 गुना बल बढ़ गया ऊपर की तरफ, तो 100 गुना बल बढ़ने से भारी भारी चीजों को उठा जा सकता है ना। तो ये बड़े कमाल की चीज है कि हम कम बल लगा करके ज्यादा बल उत्पन्न करके भारी चीजों को आसानी से उठा सकते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का बेस्ट एग्जांपल ये हो गया एक तरह से। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल के हिसाब से सोचें, अगर मान लो कि ये एरिया आ गया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये ले लीजिएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, और ये बल ले लीजिएगा, मान लीजिएगा 20 न्यूटन, ठीक। तो आपसे बोला कि पहले तो दाब बताओ कितना है,
दाब कितना जाएगा भाई, P बराबर F1/A1 से निकाल लो, P बराबर F1/A1, तो 20/10⁻⁴, तो P बराबर कितना आ गया, 2 × 10⁵ यानी कि इतने पास्कल, ये आ गया। अच्छा F2 की बात करें अगर, तो F2 भी लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, P बराबर F2/A2, तो F2 कितना जाएगा, अगर मेरे से F2 पूछे दूसरा पार्ट में, तो F2 बराबर P × A2, तो कितना P कितना है भाई, 2 × 10⁵ और ये कितना है 10⁻⁻2, तो F2 कितना आ गया, है ना, F2 कितना आ गया, 2 × 10⁻³ यानी कि 2000 न्यूटन। सोचो 20 न्यूटन लगाया, 2000 न्यूटन मिला, कितने गुना, 100 गुना, 100 गुना बल मिल गया कि नहीं। तो सोचो 2000 न्यूटन बल से ज्यादा चीजें भारी चीजों को उठा सकते हैं, तो यानी कि हमारे लिए ये बड़ा काम कंसेप्ट हुआ, क्योंकि कम बल से ज्यादा बल उत्पन्न करने की एक टेक्निक है बेसिकली ये, ठीक। अच्छा अगर ये बोले कि भाई जो है ये यहां से यहां तक इतना दबा दिया हमने, दैट इज 0.1 मीटर, कितना, 0.1 मीटर, मान लो 0.1 मीटर दबाया, तो आपसे पूछे कि कितना कार्य किया गया, वर्क कितना हुआ, वर्क क्या हो जाएगा, F1/d1, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट 0.1, तो 20 × 0.1 कितना आ गया, 2 जूल। तो कार्य भी जोड़ दिया इसमें थोड़ा सा हमने कि कितना कार्य किया, भाई कार्य से तो काम हो रहा है, हम तो साइंटिफिक लैंग्वेज में कितना काम हुआ, 2 जूल के बराबर काम हुआ, और 0.1 मीटर उसको नीचे खिसकाया, है ना। तो इस तरीके से हम इस वर्क को भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसा ही है, एक तरह से पास्कल लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान है 600 किलोग्राम, इसको पानी के ऊपर डूबने से रोकने के बचाने के लिए उधर से एक बल लगा रखा। ये बल कितना हो जिससे कि ये पूरा का पूरा निकाय, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो। इस बल की वैल्यू निकालनी है जिससे कि पूरा सिस्टम साम्य अवस्था में आ जाए। तो यही बोला कि फाइंड एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में रखने के लिए बल कितना होना चाहिए। चलो जी, साम्य अवस्था में रखने के लिए बल कितना होना चाहिए, ये देखो ध्यान से, ये आपको दे रखा है कि ये 8 मीटर है। अगर मैंने ये दे रखा 8 मीटर है, तो सोचो ये पॉइंट मान लीजिएगा, इसको मैंने नाम दे दिया 1 पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया 2 पॉइंट। तो अगर मैं इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, तो क्या यहाँ पे जो दाब होगा P1 और यहाँ पे जो दाब होगा P2, क्या ये दोनों बराबर होंगे, P1 P2, तभी तो रुक पाएगा, दाब समान है ना, दाब समान होंगे तो रुक जाएगा। तो वो F निकालना है, तो दाब लिख लो भाई, तो P1 बराबर P2। अच्छा, P1 बराबर P2 निकालना है, ध्यान दो इस पॉइंट का प्रेशर और यहां पे जो प्रेशर है वो कितना होगा, इसका द्रव्यमान दे रखा, इसका द्रव्यमान दे रखा है mg, और एरिया दे रखा फोर्स अपॉन एरिया, तो उसको तो लिखेंगे F1/A1, इसको लिख लेंगे, ये A1 दे रखा बेसिकली, इसको A2 मान लो, एरिया भी दे रखा है ना, तो F1/A1, और P2 कितना लिखेंगे इस पॉइंट पर प्रेशर, एक तो ये इतनी ऊंचाई के कॉलम के कारण प्रेशर, पानी कॉलम का भी तो आएगा ρgh, और एक ऊपर से लग रहा F/A, तो यानी कि F/A2 प्लस ρgh कितनी, 8 मीटर। क्या ये इक्वेशन लिख पाएंगे, अगर ये लिख पाएंगे तो इसमें सिर्फ F अननोन है, बाकी सब पता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। P नोट लिखना चाहोगे लिख देना, लो P नोट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों तरफ जोड़ दो P नोट भी, P नोट की छुट्टी हो जाएगी, P नोट तो वैसे भी कटी जाना, ठीक, ऊपर से P नोट तो है उस बिंदु पर। तो F1 आपके पास 6000 हो जाएगा, और F1 भाई F1 कितना हो जाएगा, इसका mg हो जाएगा ना F1, तो mg क्या ये 6000 न्यूटन हो जाएगा, और एरिया कितना है 800 सेंटीमीटर। जब A1 800 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को -4 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये तो आएगा, रख लो इसको, उसमें क्या होगा 8 × 10⁻⁻2 बराबर F निकालना है, A कितना दे रखा है बेटे 25 सेंटीमीटर, 25 × 10⁻⁻4 प्लस रो कितना है 0.75 cg ग्राम पर सेंट, ये आपकी दे रखी 0.75, तो उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻⁴
5 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 और ये 8 मीटर है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर f का मान निकाल लेंगे। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने पर ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 8 से गया 8 7 56 और बचे कितने 4 8 5 40, यानी कि ये आ गया 7500। ये दो ऊपर चले जाएंगे पावर और f डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻4 अभी है ही, यहाँ से आ जाएगा 7500 इंटू 8। इसको भी आप इधर से लिख सकते हैं 7500 इंटू 10, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं ताकि वो माइनस करने में कोई दिक्कत आ जाए ना। लो 10 लिख लो, ताकि इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आप लिख सकते हैं f/25 10⁻⁻4 बराबर 7500 कॉमन ले लिया तो 10 - 8। यहाँ से आगे सोल्व कर लेंगे इसको तो आएगा f डिवाइड बाय f इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 7500 इंटू 2। ठीक, तो देखो कितना आएगा f बराबर 2 0 तो ये भी उड़ा दो उसकी, 25 दूनी 50 और कुल मिला के आ जाएगा ये 37.5 न्यूटन। 75 इंटू 25 दूनी 2 इन सारा मिला के ये बन जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार हमने इसको पढ़ा है, जाना है, और आज इसको हम और डिटेल में जानेंगे और इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम समझेंगे। और पहले इसको समझते हैं सीधी सीधी भाषा में क्या मतलब होता है ना। तो सीधी सीधी भाषा में आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का मतलब समझे। इसमें क्या होता है कि भाई मान लीजिए किसी भी लिक्विड में कंटेनर में कोई लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है, तो लिक्विड से हम स्टार्ट करते हैं। किसी लिक्विड में अगर हम किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबा देते हैं तो उस पर एक ऊपर की तरफ एक बल लगता है, वास्तव में उसके भार में कमी आ जाती है। तो ऊपर की तरफ जो बल लग रहा ना, तो वो ऊपर की तरफ लगने वाले बल को नाम दिया है हमने बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल या फिर थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं उसको, अप थ्रस्ट, उत्प्लावन बल भी बोल सकते हैं, बायंट फोर्स भी ऊपर की तरफ लगने लगता है। ठीक है, तो ये जो उत्प्लावन बल होता है जिसकी वजह से उसके भार में कमी आ जाती है, तो ये जो भार में कमी है ये उत्प्लावन बल के बराबर ही होती है। भार में कमी आ जाती है, वो जो कितनी कमी आई वो कमी भार में कमी उत्प्लावन बल के बराबर ही होती है। और सीधे सीधे सा एनएलएम का रूल लगा के समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इतनी कमी आई वो उत्प्लावन बल के बराबर ऊपर लग रहा है। और ये जो कोई चीज डुबाएंगे तो डुबाने से क्या होगा, उसमें कुछ पानी विस्थापित हो जाएगा, लिक्विड विस्थापित हो जाएगा। जितना लिक्विड विस्थापित हुआ अगर हम उसका अलग से भार करें तो उस भार की वैल्यू भी उस बाइंड फोर्स के बराबर ही आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जब हम लिक्विड में डुबाते हैं तो उस पर एक ऊपर की तरफ एक बल लगता है, एक बाइंड फोर्स लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल या बाइंड फोर्स बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो उस वस्तु के भार में कितनी कमी आई वो निकाल लो, या उस वस्तु ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया, उस लिक्विड का भार निकाल लो, वो उसके बराबर ही आएगा जितना उस पर ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगा है। तो पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख भी देते हैं, प्रूफ भी कर लेंगे, लेकिन सीधी सीधी भाषा में आप एक बार फिर समझ लें, यदि किसी भारी वस्तु को पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स कहते हैं। इसके भार में कमी आ जाती है और भार में यह कमी उत्प्लावन बल के बराबर होती है, और उत्प्लावन बल का मान विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल करने में ये चीजें काम आएंगी। तो अगर मैं बात करूं बायंट फोर्स की, एफ बी भी कह सकता हूं या थ्रस्ट फोर्स भी कह सकता हूं, एफ बी भी बोल सकता हूं या एफ बायंट फोर्स भी बोल सकता हूं, BUOYANT बायंट, या फिर उत्प्लावन बल, है ना, उत्प्लावन बल। तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी, है ना, द्रव का वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। प्रूफ भी कर लेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इमर्स्ड, यानी कि कितना उसमें आयतन पानी के अंदर है, इनटू जी, इसके बराबर ये होता है। इसको रट लेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल करेंगे हम, है ना। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, वस्तु का आयतन
कितना उसका द्रव के अंदर आयतन है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सबमर्ज, कि कितना आयतन उसमें अंदर आ चुका है, या द्रव के अंदर आयतन, द्रव में डूबा भाग, है ना, कितना आयतन भाग डूबा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लें कि भाई ठीक है, हमने आप उस पे इसका वेट था mg, ऊपर की तरफ लग गया एक बायंट फोर्स, तो इसके भार में कमी आ गई, भार इतना तो नहीं बचेगा जितना mg था, कितनी कमी आई, कितनी कमी आई, वो कमी हम माप लेते हैं स्प्रिंग्स बैलेंस से, उनका जो अंतर है वही FB के बराबर आएगा। भाई मान लो इसका भार 10 न्यूटन था, जैसे इसको डुबो दिया, इसमें डुबो दिया, तो उसको डुबो दिया स्प्रिंग बैलेंस से लगा के, देखा कि इसके भार में 8 रह गया, तो भार में कितनी कमी आई, 2, यानी कि ऊपर की तरफ 2 का फोर्स लगने लगा होगा, तो यानी कि 2 क्या है, उत्प्लावन बल है, 2 क्या है, उत्प्लावन बल है, ठीक है, 2 क्या हो गया, उत्प्लावन बल है। तो वो भार में कमी कैसे निकाल सकते हैं भाई, इसको हम किसी स्प्रिंग बैलेंस से जोड़ दो, पता लग जाएगा। भाई मान लो सबसे पहले आपने इस वस्तु का भार हवा में कर लिया, हवा में भार आया कितना, 10 न्यूटन, अब आपने उसको स्प्रिंग बैलेंस से लटका करके लिक्विड में डुबोया, तो अब देखा कि यार उसका भार तो अब 8 न्यूटन ही दिखा रहा, तो 2 न्यूटन ऊपर से लगने लगा होगा, तभी तो कम हो गया, तो नीचे 10 था, ऊपर 2 लगने लगा होगा, तभी तो 8 रह गया, तो इसका मतलब 2 ऊपर लगने लगा, तो वो जो कमी कितनी की आई, 2 की, 8 दिखा रहा, 2 की कमी है, तो वही क्या हो गया, उत्प्लावन बल हो गया, है ना। तो ये बाइंड फोर्स के बराबर होता है, और उसको मैथमेटिकली निकालने का तरीका यह है, लिक्विड की डेंसिटी वॉल्यूम बॉडी का, डेंसिटी लिक्विड की वॉल्यूम बॉडी का, फिर कह रहा हूं डेंसिटी लिक्विड की वॉल्यूम बॉडी का इंपॉर्टेंट, और बॉडी का वो भाग जो उनसे पानी में डूबा हुआ है, कभी कभी हो सकता है पूरी डूबी होगी तो पूरा वॉल्यूम ले लेंगे बॉडी का, कभी कभी हो सकती है एक आधा डूबी है, कुछ भाग डूबा है, उतने भाग लेंगे बॉडी का, ठीक है, इंटू जी कर देंगे। लेकिन ध्यान रखे घनत्व किसका लेना है, द्रव का, उसी से निकलेगा बायंट फोर्स। इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन इसको रट ले पहले, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत बनेंगे, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, अभी तो अपने सिर्फ इसका स्टार्ट किया है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर को जो इतना जो बल लग रहा है वो किसके भार में कमी के बराबर हो गया, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि विस्थापित बल के, विस्थापित तरल के भार के बराबर भी है। तो क्या होता है, मान लीजिएगा अपने पास ये लिक्विड है, यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड है, और आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, स्प्रिंग बैलेंस लिया और आपने इसको डुबो दिया, ठीक, डुबो दिया इसको इसमें, तो क्या हुआ, यहाँ पे कंटेनर रखा और यहाँ पे एक वेइंग मशीन भी रखी, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन मतलब भार मापने वाली मशीन। तो जैसे इसमें लिक्विड गिरा, जैसे इसमें लिक्विड गिरा, तो जितनी इसके जितना पानी यहाँ विस्थापित हुआ, इस पानी कह लो, लिक्विड कह लो, लिक्विड का भार, जितना पानी यहाँ, ये लिक्विड यहाँ से विस्थापित हुआ, लिक्विड का भार हमने यहाँ देख लिया, तो ये जो लिक्विड का भार आया ना, ये उतना ही आया जितनी इसके भार में कमी हुई, और वो भार में कमी किसके बराबर थी, वो भार में कमी किसके बराबर थी, उत्प्लावन बल के, यानी कि लिक्विड का भार बराबर उत्प्लावन बल FB। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये देखा गया हमने भाई प्रैक्टिकली निकाल के, ये प्रैक्टिकल हो गया इसका, कि इस प्रैक्टिकल से भी हम स्प्रिंग बैलेंस में हमने इसे लिखा, रखा इस वस्तु को, और रखा तो डुबाया, डुबाया उसने पानी विस्थापित किया, इस विस्थापित पानी का भार निकाल लिया, वो पानी का भार भी बायंट फोर्स के बराबर ही आया, प्रैक्टिकली भी आया, है ना। तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लिक्विड जो हमारा है उसका भार निकालो जो विस्थापित हुआ, विस्थापित लिक्विड का भार निकाल लो, या तो वही आपका FB का बराबर है, या जो वस्तु डूबी हुई है उस वस्तु का डूबे भाग का आयतन और लिक्विड के घनत्व से मल्टीप्लाई कर दो, जी से तो करेंगे ही, तो हमारे पास इसका भार, इसका भी अपना बायंट फोर्स निकल जाएगा। यानी कि बायंट फोर्स निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो भार में कमी निकाल लो, वही बायंट फोर्स है, या कितना लिक्विड विस्थापित हुआ उसका भार निकाल लो, वो भी बायंट फोर्स है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बायंट फोर्स कैसे लिखा जाना है, क्योंकि अब सारा खेल बायंट फोर्स का होगा, बायंसी का होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बहुत सारे सवाल। अच्छा, दाब हम पहले से सीख चुके हैं, दाब को लिखना हम अच्छे से जानते हैं, दाब के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका है। वो दाब जो हमने सीखा वो वेस्ट नहीं, वो सारा का सारा यूज होगा इस चैप्टर में आगे, जैसे हम बायंट फोर्स पढ़ रहे हैं, आगे बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, आगे दाब लिखना आता होगा तभी उनको लिख पाएंगे। तो इसलिए ये दाब की पूरी जो मैंने आपको कराई है, पहले उसको अच्छे से रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर और प्रॉब्लम करूँगा तो समझ में आ जाएंगे वो। तो मेरे ख्याल से आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर हो चुका है। अब हम समझेंगे कि बायंसी क्या होती है, ये बायंसी उत्प्लावकता का मतलब क्या है ना।
तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।